नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का जो वीडियो है ना, उसके लिए मुझे 2 दिन से रिक्वेस्ट आ रहे हैं क्योंकि ये परसों डिफेंसिव ऑफेंस के चैनल पे पब्लिश हुआ था। उसके बाद से मुझे कुछ दोस्तों के मैसेज मिलने शुरू हो गए टू रिएक्ट ऑन दिस वीडियो। लेकिन मेरी नज़र में जो अब तक मैंने वीडियोस देखे हैं डिफेंसिव ऑफेंस के, उसमें ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें मेजर गौरव आर्या नहीं है। तो इसमें है रमनीक सिंह मन। तो मैंने रमनीक सिंह मन साहब को बहुत सारे टीवी में न्यूज़ डिबेट्स वगैरह में देखा है एंड बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है उनकी। आई लव हिम। तो मुझे जानना है कि उनके क्या ओपिनियन है। वीडियो का टाइटल है रमनीक सिंह मन एक्सपोज नवजोत सिंह सिद्धू ओ गुरु एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स इन पंजाब। तो बात जहाँ तक प्रॉब्लम्स इन पंजाब है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो एरिया है हिंदुस्तान में वो पंजाब को हम कह सकते हैं। तो क्योंकि उसका मतलब करीबन 600-700 से ज़्यादा किलोमीटर का एरिया जो बॉर्डर से मिलता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, सबसे ज़्यादा लंबा एक्सेसिबल बॉर्डर पंजाब से आता है। तो एक तो इस वजह से बहुत क्रिटिकल हो जाती है, और उसके अलावा जो खालिस्तान की मूवमेंट जो है उसके चलते वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा वहाँ से प्रोपोगेंडा चलाता रहता है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। तो मुझे जानना है कि रमनीक सिंह साहब जो हैं वो ये सारी चीज़ें कवर करते हैं क्या यहाँ पे। और नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में हम सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो चीज़ें हो रही हैं, न्यूज़ में हमें सब कुछ सुनने को मिलता है। तो देखते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें और वो एक्सपोज करने वाले हैं जो हमें नहीं पता है। सो शुरू करें, बाकी बातें हम वीडियो के बाद करते हैं। शैल वी हैव वी गो। अगर तुम्हारे में दम हो तो तुम तोड़ के दिखा दो। पंजाबी में पता है आपको 2-4 बातें तो साथ में जोड़ते ही हो। और अगर हम में दम होगा हम रोक के दिखा देंगे तुम्हारे को। जो बैल्कनाइजेशन के बारे में बात करते हो, जो भारत को तोड़ने की बात करते हो, जो पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की बात है, सिद्धू जितनी मर्जी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करे, सच्चाई ये है कि ही इज अ डार्क मैन। कारण मैं नहीं सोचना चाहता, मैं वो स्थिति इमेजिन नहीं करना चाहता कि जहाँ पे ऐसी मेंटालिटी का, ऐसी सोच का और ऐसे कनेक्शंस का, मैं रेड क्लिफ लाइन की उधर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जिसकी यारियाँ हों वो पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने। आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट सिचुएशन। कुछ ऐसे राज जरूर हैं नवजोत सिद्धू के, कैप्टन साहब के पास, और वो कल के जो इवेंट्स हैं उसके बाद भी ऐसा महसूस होता है कि वो गृह मंत्री को मिलते हैं, गृह मंत्री के बाद वो एनएसए को मिलते हैं, वो एनएसए को मिल के जाते हैं तो एनएसए गृह मंत्री को मिलने जाते हैं। सो देयर इज समथिंग। ओके, ये कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह साहब की बात हो रही है आई थिंक, क्योंकि वही मिल सकते हैं गृह मंत्री से और एनएसए से। तो ना कैप्टन, क्योंकि क्रॉस द बॉर्डर जो वजीर आजम है उनको भी कप्तान साहब ही कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि ये कप्तान साहब वो वाले हैं कि हमारे वाले हैं। अभी गुरु घर को if you use for political agendas, whether you are an Indian citizen, whether you are an NRI or you are a foreign citizen, अगर आप सिख हैं और आप गुरुद्वारे को गुरु घर ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ यूज़ कर रहे हो for political purposes, चाहे वो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स हो या टू डिस्टेबलाइज इंडिया, आपकी नज़र से वो तीसरा मुल्क हो सकता है, हमारी नज़र से हमारा मुल्क है। इफ़ यू ट्राई टू डिस्टेबलाइज दैट, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। Destabilizing India is their agenda. Khalistan is their tool, and they are using Gurdwara Sahibs as their premises. अगर इतनी तुम्हारे अंदर कुव्वत है, ताकत है, तुम लोग इतने पावरफुल हो, तो जाओ एक कम्युनिटी सेंटर बनाओ, एक हॉल बनाओ, उसका नाम रखो खालिस्तान जिंदाबाद हॉल, और उस हॉल में आप वहाँ पे लोगों को बुलाइए और सरमंच दीजिए। अगर इफ़ दे आर स्लीपिंग इन बेड विद द ISI तो उनको पैसा देने वाले चाइनीज़ हैं। और अब ये पाकिस्तानी और खालिस्तानियों का बाप कौन है, हमको आपको सब पता है। इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। पाकिस्तान भूखा नंगा है, पैसा चाइना दे रहा है। आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट खालिस्तानियों को पाकिस्तान दे रहा है। तो पैसा तो अब्बा हुजूर का आ रहा है ना, लाल झंडे वालों का। और इसीलिए वो लाल झंडे वाले यहाँ पे, डफली गैंग वाले यहाँ पे, खालिस्तानी बाहर और पाकिस्तानी, दे आर प्लेइंग इन हैंड्स ऑफ द चाइनीज टू डिस्टेबलाइज इंडिया। वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं, ये सारे कृत्य ही हैं। और इससे ज़्यादा एक्सपोजर क्या होगा इनका। तुसी गुरुद्वारा साहब ਨੂੰ पॉलिटिकल पर्पस लिए यूज़ नहीं करोगे, दैट शुड नॉट बी अलाउड। और ब्रेक इंडिया
ये रेफरेंडम 2020 ऑल यू कांट डू दैट। ये तो बेद भी है, ये तो महाराज साहब दी बेद भी है, तो गुरुद्वारा साहब दी बेद भी है, एंड ये सारा कुछ दे आर डूइंग विद इम्प्यूनिटी। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रमनीक मान और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। 2 पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है द रेडिकलाइजेशन, दूसरा पार्ट है उसका द खालिस्तान मूवमेंट। रेडिकलाइजेशन ब्रेन चाइल्ड था कांग्रेस पार्टी का, और टाइम एंड अगेन ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं इंटेलेक्चुअली और पब्लिकली, पॉलिटिकली। खालिस्तान मूवमेंट आईएसआई का ब्रेन चाइल्ड है, रेडिकलाइजेशन कांग्रेस की करनी है टू अपोज द अकाली दल इन पंजाब एंड टू इमर्ज एज अ सस्टेनेबल एंड अ वायबल ऑप्शन पॉलिटिकली इन पंजाब। उस वक़्त संजय गांधी ने, कमलनाथ ने और इन तमाम लोगों ने मिलकर सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया कि कैसे रेडिकलाइजेशन करी जाए या कैसे सिख पॉलिटिक्स के अंदर एंटर किया जाए जिसका इवेंचुअली पॉलिटिकल बेनिफिट कांग्रेस को मिले। उस वक़्त आफ्टर स्क्रीनिंग अ लॉट ऑफ पीपल एक आदमी के ऊपर फोकस आया, दैट वाज जरनैल सिंह भिंडरावाला। दैट इज़ वेयर द रेडिकलाइजेशन और स्टेट स्पॉन्सर्ड पैटर्नेज, पॉलिटिकल पैटर्नेज, वो वहाँ से मिलनी चालू हुई। गुरुद्वारा मेहता चौक से दरबार साहब के अंदर तक, और जो वो काला अध्याय है भारत के इतिहास में, पंजाब के इतिहास में, उस सब की नींव वहाँ से रखी गई। उसके पीछे राजनीति थी, उसके पीछे पॉलिटिक्स थी, उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उसके पीछे एक ऐसी घिनौनी सोच थी कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को कामयाब करने के लिए एक पूरी की पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज कर दिया जाए, या एक पूरी की पूरी जनरेशन को उस तरीके से चार्ज कर दिया जाए कि जिससे एक डिवाइड आए सोसाइटी। सो दैट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और जीबीएस सिद्धू जो एक्स रॉ ऑफिशियल है, उनने बड़े विस्तार में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक मिनट, उन्होंने कहा जीपीएस सिद्धू ना। प्लीज गाइस, इफ इन केस यू आर अवेयर अबाउट द वीडियो और कंटेंट वेयर जीपीएस सिद्धू साहब हैज एक्सप्लेन्ड ऑल दीस थिंग्स, टू लेट मी नो, because it's a very sensitive thing and I wanted to watch that also. We will react together on that content because it's a very it is something that we all should know. Let's go ahead with this now. अब खालिस्तान का आपने बोला, how did it start? So breeding ground was always there. और 71 की लॉस के बाद पाकिस्तान का, I have said it time and again, कि उनका दे वांटेड टू गेट बैक टू इंडिया। वो चाहते थे कि भैया हम भी इनका एक हिस्सा काटें, तोड़ें। बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया इज़ अ प्लान ऑफ पाकिस्तान और अदर एनिमीज ऑफ इंडिया, जो भारत के दुश्मन है, उनका एक इंटेंट है कि बैल्कनाइज करना है इंडिया को। चाहे वो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो, चाहे वो उमर खालिद जैसे बोलेंगे साहब हम असम और नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देंगे, चिकन नेक को काट देंगे। तो ये एक पॉलिटिकल कह लीजिए, या आप एक कम्युनिस्ट एजेंडा कह लीजिए, एक आप एनिमी एजेंडा कह लीजिए, आप पाकिस्तानी आईएसआई का या एनिमीज ऑफ इंडिया का एजेंडा कह लीजिए, कलेक्टिव है। तो उसमें कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, डाउन साउथ और पंजाब, तो इनको बैल्कनाइज करने का वो एक उनका थॉट है, प्रोसेस है। तो खालिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ग्रैंड प्लान कि हमने भारत के टुकड़े करने, और उसमें ये गेटिंग बैक टू इंडिया और ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts या बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया या गज़वे हिंद, इन सब चीज़ों का हिस्सा है वो भी एक, कि हमने कैसे भारत को तोड़ना है। देखो, कम्युनिस्ट्स हैव ऑलवेज बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन चार्जिंग पीपल, एंटी इस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच कि वो अमीर है, वो तुम्हारे कारण अमीर है, वो तुम गरीब हो इसलिए वो अमीर है। तो मतलब एक कम्युनिस्ट्स का एक माइंडसेट होता है, वो डफली बजा के, वो मीठी मीठी बातें करके आपको रेडिकलाइज कब कर देते हैं, कब आपको वो मेंटली उतना चार्ज कर देते हैं कि आप लाठी डंडा उठा के सरकार के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चले जाते हैं। कम्युनिस्ट्स या कॉमरेड्स, देखो दोनों ही चीज़ें हैं इसके अंदर, देयर इज़ अ डुअल माइंडसेट इन दिस। अप फ्रंट बहुत डिफरेंट नज़र आते हैं जिस तरीके से वो बात करते हैं, बट डीप इनसाइड कम्युनिस्ट जो माइंडसेट है ना, ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसने हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के इतिहास में
हिंदुस्तान कहना तो इट्स गोइंग टू बी ओवर स्टेटमेंट, पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर जाने किसी माइंडसेट या पॉलिटिकल मूवमेंट ने लिए तो वो कम्युनिज्म ने लिए हैं। ये रिकॉर्ड है। वो कम्युनिज्म कहीं हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके लिए ह्यूमन लाइफ, इंसानी जान की कीमत ज़ीरो है। अटर डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। देयर आर डिफरेंट लाइन्स इन कम्युनिज्म। सबसे नज़दीकी एग्जाम्पल हम देखें ना इसके ऊपर की चाइना है ना, उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा विग्योर मुसलमान जो हैं उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रखे हुए हैं। तो जो कह रहे हैं रमनीक सिंह साहब, मतलब जो बात है, हम भी ये चीज़ कहीं ना कहीं जानते हैं, पर इतना ओपन लाउडली जो है ना कभी बात नहीं की है हमने। और इस किस्म की बातें होनी बहुत ज़रूरी है यार, और ये इस किस्म की बातें जो है ना हमारी जनरेशन तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों को जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं और नहीं चाहते हैं कि 1947 जैसा कोई हादसा दोबारा हो इस कंट्री पे। और यस, देयर वर पीपल हु वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस। और आपको पता होना चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू का वो मीडिया एडवाइजर है। कौन? व्हाट वाज हिज नेम? मलविंदर सिंह मल्ली। अच्छा, मलविंदर सिंह मल्ली क्या करता है? मैं उसके साथ एक चैनल पे रिकॉर्डिंग करके हम बाहर आए प्रोग्राम के, हम बैठे चाय पी रहे थे कन्वर्सेशन में, एंड ही सेज कि खालिस्तान बनेगा, पंजाब अलग होगा और वहाँ से कश्मीर अलग होगा, नीचे से वो केरला अलग होगा, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट में अलग स्टेट्स बनेंगे। वैसा कहाँ हो भाई, क्या बोल रहे हो? एंड ही इज़ अ नॉन कम्युनिस्ट बाय द वे। वो कैसे इसके नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया एडवाइजरी में आ गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओह शिट, मतलब ये बंदा जो ओपनली देश को तोड़ने की बात करता है वो नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया एडवाइजरी का हिस्सा है। और अगर ऐसा कुछ है तो आई हैव माय डाउट्स अबाउट नवजोत सिद्धू आल्सो। और नो डाउट अबाउट इट। तो उसने बोला कि ये हम तो देखेंगे, ये पहले भी हुआ है, हिंदुस्तान टूटा है, अलग अलग मुल्क बने हैं, रशिया इतना बड़ा था, रशिया टूट गया, हिंदुस्तान की क्या बात है। तो उस वक्त द वे आई एम, मगर तुम्हारे में दम होता तुम तोड़ के दिखा दो। पंजाबी में पता है आपको, दो चार बातें तो साथ में जोड़ती हैं, और अगर हम में दम होगा हम रोक के दिखा देंगे तुम्हारे को। पंजाबी में पता है आपको कि दो चार शब्द जोड़ के बात करते हैं हम लोग, है ना, वो हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं हमारे। लेट्स गो अहेड। और आज तक तुम कुछ कर नहीं पाए और तुम आगे भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पर मैं कहा भाई ये जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, दिस विल टेक यू नोवेयर। तो कम्युनिस्ट्स हैव अ माइंडसेट, उनके लिए ना आइडियोलॉजी मैटर्स, उनके लिए नेशनल बॉर्डर्स नहीं होते, उनके लिए देखो बियॉन्ड बॉर्डर्स। उनको ये समझ में नहीं आता। अगर यहाँ बैठे चाइनीज़ कम्युनिस्ट हैं तो वो चाइना के राग गाएंगे, उनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। सो दे हैव ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो आप पूछ रहे हो उसका आंसर ये है कि हिंदुस्तान टूटे, उसमें से आइडियोलॉजिकली वो अलग हो या वो किसी और तरीके से अपना राज स्थापित करें, कम्युनिस्ट माइंडसेट का, कम्युनिस्ट रूल लेके आए, वो उनकी सोच है। और मेरा ख्याल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल इसलिए चुप रहे कि जो उनकी निष्ठा थी, उनकी एलिजियंस थी, उनका जो एक ऑनेस्टी और लॉयल्टी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ। गांधी परिवार की बात नहीं कर रहे, बिकॉज सोनिया तो ही नोज, आई मीन राजीव से 1 साल सीनियर थे, तो शादी वगैरह भी सब कोई डिसएग्रीमेंट्स थे तो वो राजीव एंड सोनिया लिव्ड विद देम, उन्होंने पनाह दी थी उनको बहुत समय तक। तो राहुल एंड प्रियंका बच्चे उनके सामने, तो एक आइडियोलॉजिकल कह लीजिए उनकी जो निष्ठा थी उसका, ये बच्चे आप बाप के बाप बनने में खुले हुए, शायद वो चुप रहे 4.5 साल। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर एंड अ वेटरन, वो सेंसिटिविटीज़ को समझते हैं। उनको बीएसएफ की ब्रीफिंग, एक 600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, पंजाब का, स्टेट ऑफ पंजाब का, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो पॉलिटिकल लोकल इंटेलिजेंस, LIU, आपकी इंटेलिजेंस पुलिस की, आपकी लोकल पुलिस, IEB, ये सब देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनपुट्स विच कम टू अ चीफ मिनिस्टर, और स्पेशली ऐसे मुख्यमंत्री को जो इंटरेस्ट लेता हो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर, बीइंग अ वेटरन, उनकी दिलचस्पी भी है। उस नज़र से अगर आप देखो तो ये बहुत संगीन और सीरियस बात है। इट्स नॉट टू बी टेकन लाइटली, ये बहुत हल्के में लेने वाली बात है नहीं। और कुछ ऐसे राज ज़रूर हैं नवजोत सिद्धू के, कैप्टन साहब के पास,
और वो कल के जो इवेंट्स हैं उसके बाद भी ऐसा महसूस होता है कि वो गृह मंत्री को मिलते हैं, गृह मंत्री के बाद वो एनएसए को मिलते हैं, वो एनएसए को मिल के जाते हैं तो एनएसए गृह मंत्री को मिलने जाते हैं। सो देयर इज समथिंग। और जो सिद्धू बांस की तरह अकड़ा हुआ था 2-3 दिन तक, वो इस्तीफा फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये सारे घटनाक्रम के बाद एकदम लचीला हो जाता है, इट बिकम्स वेरी फ्लेक्सिबल। वो जाके मिलता है, वो कहते हैं कि जी हम विल डिवाइज अ प्लान कि हम थोड़ा सा इसके अंदर हम विल फाइंड सॉल्यूशंस। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वैभव जिसके अंदर सर्कमस्टांशियली आपको देखना होता है कि ये परिस्थितियां क्या बयान कर रही हैं। जुबान पे किसी के क्या आया नहीं आया वो एक अलग बात है, पर सर्कमस्टांशियली जब आप को रिलेट करते हो तो लगता है कि भाई देयर इज समथिंग विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नोज अबाउट सिद्धू। जब वो बोलते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जब वो बोलते हैं कि ये एक एनिमी कंट्री के आर्मी चीफ के साथ यारियां डालता है, गलवकड़ियाँ पाउँदा, जफियाँ पाउँदा, वो इमरान खान जो हमारा एक शेरो शायरियां करके आया था वहाँ पे, इमरान खान की जो तारीफ में कसीदे पढ़े हैं उसने वहाँ पे जाके। दुश्मन मुल्क का उसका वजीर आज़म है, उसके शान में शेर पढ़ता है, हाँ कसीदे पढ़ता है। हाँ। तो वो एक विजुअल चीज़ें जो नज़र आती हैं, जो अदृश्य रिपोर्ट्स हैं, जो ज़मीनी वास्तविकताएं हैं, उनके पीछे के जो वजूहत हैं, वो कारण क्या है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को शायद बेहतर पता है। और हो सकता है कि 4 साल तक उन्होंने कुछ राज अपने सीने में दबाए और जो अब उन्होंने बताए, तो मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो, जो मेरा अपना एनालिसिस है, मुझे भी लगता है कि गड़बड़ बड़ी है, छोटी गड़बड़ नहीं है। दिल से बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट सिचुएशन कि जिथे नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ और उस तो बाद ਜਿਹੜੇ रेडिकल एलिमेंट्स हैं या जो एक दुश्मन देश के एसेट्स हैं या दुश्मन देश के जो मोल्स हैं या एजेंट्स हैं वो एक्टिव हों, उनके मॉड्यूल्स एक्टिव हों, और एक वो दौर आपको देखने को मिले जहाँ पे पॉलिटिकल पैटर्न और सपोर्ट ऐसे लोगों को मिले जैसा कि उसका एडवाइज़र था, जिसके बारे में मैंने बताया, जो बैल्कनाइजेशन के बारे में बात करते हो, जो भारत को तोड़ने की बात करते हो, जो पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की बात है। यार सिद्धू जितनी मर्जी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करे, सच्चाई ये है कि ही इज़ अ डार्क मैन। जो आदमी टिक के नहीं बैठ सकता एक पॉलिटिकल पार्टी में, जिसका प्रधान बना, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लीड पंजाब टू विक्ट्री, वो वहाँ से लात मार के पाता। देयर आर रीजंस। राइट थिंकिंग आदमी कोई भी ऐसे नहीं करता। सो यार ये बंदा ना, एक मुझे व्हाट्सएप में वीडियो आया था जिसमें एक वो शेर बोलता है सिद्धू, तो उसने पहले जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के लिए बोला था वही शेर उसने बाद में, वही शेर जो है राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए बोला। जब पाकिस्तान गया तो वही शेर उसने वहाँ पे इमरान खान के लिए पढ़ा, है ना। तो मतलब रीढ़ की हड्डी तो नहीं है सिद्धू साहब के अंदर, इतना तो हमें भी समझ में आता है। लेकिन वो कौन से राज हैं जो कैप्टन साहब के पास हैं और जिसके चलते वो राज लेके होम मिनिस्टर तक पहुंचे, एनएसए तक पहुंचे, तो क्या वो एक्सपोज होगा? विल ही गो बिहाइंड द बार्स? उसके पीछे कुछ कारण है। मैं नहीं सोचना चाहता, मैं वो स्थिति इमेजिन नहीं करना चाहता कि जहाँ पे ऐसी मेंटालिटी का, ऐसी सोच का और ऐसे कनेक्शंस का, मैं रेडक्लिफ लाइन की उधर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जिसकी यारियाँ हों, वो पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने। आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट सिचुएशन। पर गॉड फॉरबिड, परमात्मा रब ना करे, अगर ऐसा होता है, देन आई कैन अश्योर यू कि रेडिकल एलिमेंट्स, ये ऑपरेटिव मॉड्यूल्स, ये लोग सब एक्टिव होंगे पंजाब में। यू विल सी अ डार्क एज वंस अगेन कमिंग एंड रिकनिंग ऑन पंजाब, जो कि बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। ही इज़ वन मैन जो बातें तो कर सकता है, डिलीवरेबल्स ज़ीरो हैं उसके। अपॉर्चुनिटी थी, वो एमपी बना, 2 बार एमपी बना, रिज़ाइन किया ड्यू टू कोर्ट केस, दोबारा एमपी बना, वो एमएलए बना, उसकी वाइफ एमएलए बनी, ये मिनिस्टर बना, ये कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना। इतनी अपॉर्चुनिटीज किसी एक इंसान को राजनीति में, पॉलिटिक्स में मिली हो, एंड ही वाज नॉट एबल टू सक्सीड। डिलीवरेबल्स क्या है उसके? ज़ीरो। और इन द वर्ड्स ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, 7 महीने तक एक फाइल नहीं निकाली है इस मंत्री। देखो वैभव, पहली चीज़ तो नॉट जस्ट पंजाब, द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रैग्मैटिक अप्रोच लिया, नॉर्थ ईस्ट के लिए लिया, साउथ के लिए दे आर थिंकिंग अबाउट, वो एक होलिस्टिक व्यू ले रहे हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंट्री।
और भारत का जो इकबाल है वो बुलंद हो दुनिया के अंदर, उसके लिए भी निरंतर काम चल रहा है ऑन अ वर्ल्ड स्टेज। तो वो यूनी डायरेक्शनल ना देख के इट इज़ अ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच, एंड पंजाब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। आपने ठीक कहा, मैंने आपसे पहले भी जब डिस्कस किया और मैंने टाइम एंड अगेन मैंने बार बार ये बात कही है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेके देयर वर इनपुट्स कि ये अगर ना किया जाए तो बेहतर है, बिकॉज वहाँ से रेडिकलाइजेशन हो सकती है, वहाँ से ब्रेन वॉशिंग हो सकती है, वहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। बिकॉज अगर आपको याद हो तो जो प्रोमो रिलीज़ किया था करतारपुर साहिब कॉरिडोर का, उसके पीछे रेफरेंडम 2020 का भिंडरावाले की फ़ोटो लगा के वो सब, दैट वाज ऑल गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, वो सब उनका ब्रेन चाइल्ड चल रहा था वहाँ से। और चूंकि सिद्धू ने उसका सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करी और सारी बात कही कि जी करतारपुर साहब तो मैंने कराया, विच वॉज अ लाई। एंड चूंकि उसके एज आई बिलीव एंड जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि उसकी यारियां हैं देश के दुश्मनों से, तो कहीं ना कहीं उस तरफ से जो डिसीजंस लिए गए उसमें हो सकता है कि ये एक पार्ट था एक प्रोजेक्ट का कि अगर ये खोल दिया जाए, ये कर दिया जाए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट भी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको साथ लिया। और आप बात कर रहे हैं जो वो ओकेजन था इनॉग्रेशन का, जिस दिन वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोला गया था। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इज ऑलवेज बीन रीजनेबल विथ थिंग्स। ब्लैक लिस्ट ख़त्म करने की बात हुई, 84 के कातिलों को सज़ा दिलवाने की बात हुई, मुआवजे दिलवाने की बात हुई। तो देयर हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रो सिख सेंटिमेंट एज फार एज द करंट डिस्पेंसेशन इज कंसर्न। जो अभी आप मोदी जी का राज है या जो सेंट्रल लीडरशिप में पूरी टीम ले लीजिए, अभी देखिए जनरल गुरमीत को गवर्नर उत्तराखंड और इकबाल सिंह जी लालपुरा को चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। सो देयर हैज़ बीन अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच, देयर हैज़ बीन अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स सिख्स। जैसे मोदी जी भाई रेगुलरली गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, पग सिर ते सजाते हैं, खंडे वाला पटका बनते हैं, या 350 साल गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह का पूरी दुनिया में मनाया गया, हर एक इंडियन एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में और सब राजभवनों में 550 साल वैसे इलेबरेट। सो देखो ये जो कोशिश की जा रही है ना सेंटर वर्सेस सिख का एक एजेंडा खड़ा करने की, इट्स अ लार्जर डिज़ाइन। मतलब एज अ सिख आई एम अश्योर्ड, मैं आई एम रीअश्योर्ड, मैं संतुष्ट हूँ, आई नो कि ये जो करंट डिस्पेंसेशन है ये वो कातिलों की डिस्पेंसेशन नहीं है जिसने सिखों को मारा। और एक सिख को प्रधानमंत्री जब बनाया तो उसी से माफ़ी मंगवाई, उस परिवार ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। जो हुआ उनके वंशजों ने आज तक नहीं बोला कि जी वी आर सॉरी फॉर व्हाट हैड हैपेंड। माफ़ी भी एक सिख से मंगवाई, सरदार से मंगवाई। सो वो सब लेट्स नॉट गेट देयर वेवर, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं ये एक नैरेटिव का हिस्सा है, ये दिखता है, ये कहानी कहीं और चल रही है और उसकी प्रेजेंटेशन जो है उसको दिखाया और तरीके से जा रहा है। तो वह जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्टेटमेंट का सवाल है कि रैटक्लिफ लाइन के उस तरफ से, रैटक्लिफ लाइन इनकी पाकिस्तान IB इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के उस तरफ से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं जो फिज़िकली आ रही हैं, ये मटेरियल हैं। वो ज़मीन के नीचे से टनल खोद के, ज़मीन के ऊपर से पैदल चल के, आसमान के रास्ते, पानी के रास्ते, वॉट एवर मीन्स पॉसिबल पाकिस्तान एक अटेम्प्ट कर रहा है। वो अपनी इन्फिल्ट्रेशन में या वो अपने उन तरीक़ों में इनोवेशन लेके आ रहा है कि जहाँ पे वो हमारे लिए चैलेंज बन रहा है कि हम उसको कैसे रोकें। और ड्रग मेनेस, वेपन्स, देखिए क्या है कि ड्रग भी एक हथियार है। बिल्कुल, जनरेशन वो एक ऐसा हथियार है जो आपको कमा के दे रहा है उल्टा, यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन इट। आप यहाँ वो ड्रग फेंक रहे हैं, वो यहाँ पे ड्रग बेची जा रही है और वो पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद कर रही है। हथियार है, वो हथियार यहाँ पे आ रहा है, वो गोली किसी पे चल रही है, वो किसी की जान ले रही है। सो यही तो हुआ था पहले भी, बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़े नंबर में वेपन्स थे। AK-47 बहुत लेट आई पंजाब में, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, बट और वेपन्स थे और उन वेपन से लोगों की जानें गई हैं। और ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका है जिससे एक मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी लाई जाती है। चाहे वो कम्युनिस्ट्स के साथ मिलके और ये डफली गैंग के साथ मिलके, जो रिजीम चेंज गैंग बोलते हैं हम, कि कुछ भी हो हमने ये सत्ता परिवर्तित करनी है।
लड़ाई आइडियोलॉजिकल इनके पास है या नहीं है वो एक अलग विषय है, उनके पास कोई मुद्दे हैं या नहीं है वो एक अलग बात है। पर मोदी और योगी को हटाना है यहाँ पे, मोदी और अमित शाह को हटाना है, हम दो हमारे दो की बातें करनी है, वो तीन और उनके कितने उसके बारे में बात नहीं करते, वो दे डोंट वांट टू डिस्कस ये भाई बहन और अम्मा की जो सारा सिस्टम है, दे डोंट वांट टू डिस्कस दैट। पर वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। वैसे ही व्हेन यू कम टूवर्ड्स पंजाब, तो पंजाब में भी एक ड्रग मेनेस है, एक रिजीम चेंज गैंग है, एक ऐसा शख्स पॉलिटिकल फ्रेम में आगे आ रहा है, पिक्चर में ऐसे आगे आ रहा है कि जिसके क्रेडेंशियल्स बहुत डाउटफुल हैं। तो पॉलिटिकल पैटर्नेज, अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, वो ड्रग मनी, और इन तीनों का जब आप कंकॉक्शन इकट्ठा मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत जहरीला कंकॉक्शन है। दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और मेरा ख्याल है कि फोकस जो है कैप्टन साहब का वो इधर ही था, बिकॉज मुझे लगता है कि अब वो सीने में दबे हुए राज निकाल रहे हैं। जितने ड्रोन्स पकड़े गए, जितनी टनल्स पकड़ी गई, जितने पैदल आते हुए लोग पकड़े गए, जितना पानी के रास्ते आते हुए ये जो जखीरे हैं पकड़े गए, ये 100% नहीं पकड़े गए। कुछ नंबर है, कुछ क्वांटिटी है, वो कितनी है कहना मुश्किल है, जो सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कर लिया है, चाहे वो वेपन हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कैश हो। तो उन चीज़ों को वो कहीं ना कहीं पड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास है। एंड आई एम श्योर के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस की अपनी LUIs हैं, वो सब अपना सिस्टम है, दे मस्ट बी ट्राइंग टू ट्रेस कि ये कहाँ है, कौन लोग हैं। देयर इज़ अ वे ऑफ इंटेलिजेंस, आपको पता है। पर इंटरेस्टिंग ये है कि वो एक अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पावर में आए जहां हमको वी कैन वर्क विद इम्प्यूनिटी, जहाँ पे हम कुछ करें और हमारे ऊपर उसके असरात ना आए। एक वो DIG के कत्ल का किस्सा हुआ था, तो 3 घंटे तक उनकी बॉडी को उठाने के लिए कोई आया नहीं था। तो वो माहौल था, वो माहौल दोबारा कब बनेगा, वो माहौल दोबारा कौन बनाएगा? हो सकता है कि वो लोग जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि ऐसी एक डिस्पेंसेशन आए जिसके अंदर हम इम्प्यूनिटी से काम कर पाए। तो वो डिस्पेंसेशन ना आए, ये हम सब भारतवासियों का, हम सब पंजाब दे लोगों का साडा एक फ़र्ज़ है कि वी शुड कीप एंटी नेशनल्स अवे फ्रॉम पावर। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है जब भी इस तरह की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आती है? पंजाबियत का, हिंदुस्तानियत का सबसे बड़ा नुकसान होता है, सिटीजन्स का, आवाम का। एक आदमी जो अपने खेत में काम कर रहा है, मेहनत कश आदमी है, जो 2 पैसे जोड़ रहा है, 2 जून की रोटी कमा रहा खा रहा है, एक व्यापारी है वो काम कर रहा है, एक बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पत्रकार है, कोई भी है, इट अफेक्ट्स एवरी सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एक ऑर्डिनरी सिटीजन की लाइफ के ऊपर, जो आम काम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी लाइफ के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। एक डर का, एक खौफ का माहौल पैदा होता है। उस डर और खौफ के माहौल में एक अलग किस्म के लोग हैं जो पनपते हैं, पर जनता एट अ लार्जर स्केल घुटती है। तो उनका फ़ायदा और हमारा नुकसान, क्योंकि हमारे लिए हथियार उठाना इज़ नॉट एन ऑप्शन। पुलिस है, आर्मी है, अपनी सारी इदारे हैं, देखेंगे दे विल लुक आफ्टर अस। सच। हमारा देश अक्सर इतने साल से हम लोग हैं, और ये नहीं है कि हम अभी आज़ादी के बाद से बात कर रहे हैं, हज़ारों सालों से ये मुल्क है। तो वी हैव फेथ इन दी गवर्नमेंट। और जो रेडिकलाइज हो जाते हैं या जो लोग हथियार उठा लेते हैं, वो हम जैसों को तो मारेंगे सबसे पहले, एक आम नागरिक को मारेंगे। टू इंस्टिल फियर, अपना खौफ कैसे पैदा करेंगे? हाई वैल्यू टारगेट्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, किसी को पकड़ के मार देंगे, अपने पर्सनल स्कोर सेटल करेंगे। सो ये ऐसी चीज़ें, वो माहौल ऐसा डेवलप हो जाता है, और वो माहौल आना नहीं चाहिए पंजाब में एट एनी कॉस्ट, वो नहीं होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैं ऐसा पंजाब में ही नहीं, ये कहीं पे भी नहीं आना चाहिए सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बात हो रही है ना, अगर ये आपको फील नहीं हो रहा है तो बहुत मुसीबत की बात है, बहुत बुरी बात है। क्योंकि आई कैन फील जो वो कह रहे हैं ना, कि ये एक दम घोटने वाला सिचुएशन क्रिएट करता है आम जनता के बीच में।
ये एक आम नागरिक का जीना दुभर कर देते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो हैं सोसाइटी के, जो भारत को चारों तरफ से तोड़ने के चक्कर में, एक तरफ कश्मीर जूझ रहा है, दूसरी तरफ पंजाब जूझ रहा है, तीसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में ये लोग चिकन नेक को काटने की बात कर रहे हैं, चौथी तरफ साउथ के जो है आप सबको मालूम है वहाँ पे क्या चल रहा है। ये सब जो है उसी प्रोपोगेंडा के तहत चल रहा है और बहुत ही भयावह परिस्थिति है। और आपको और मुझ जैसे आम आदमी को ये सब चीज़ें कभी पता भी नहीं चलेंगी अगर इस किस्म के वेटरन, इस किस्म के लेजेंड्स जो हैं, जो इन चीज़ों की बारीकियों को समझते हैं, ऐसे लोग जब तक बाहर निकल के नहीं आते और इस मुद्दे पर बात नहीं करते, तो ये सचमुच बहुत ही भयानक परिस्थिति है। और आपकी और हमारी जागरूकता है ना, वही हमें और हमारे मुल्क को बचा सकती है। मैंने आपको बताया कि हिज एलिजियंस विद द कांग्रेस इज़ अ वेरी लॉन्ग एलिजियंस, और उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करने वाले भी राजीव गांधी थे। तो हो सकता है कुछ कारण हो, एंड ही वॉज हिमसेल्फ अ चीफ मिनिस्टर और रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर आदमी है, वैसी बात करने से पहले पब्लिक स्टेज पे वो थोड़ा रिजिस्ट। और मैं आई एम श्योर कि उन्होंने पार्टी लीडरशिप को ये सारी बातें बताई होंगी जो आज वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। वो बातें कुछ महीने या साल पहले उन्होंने ब्रीफिंग पक्का दी होगी सोनिया गांधी को, बीइंग द पार्टी प्रेसिडेंट, कि मैडम ऐसे ऐसे है और ये बातें हैं, ये मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चाहे वो फिल्टर करके रिपोर्ट्स दी हैं, बिकॉज चीफ मिनिस्टर के पास शाम को एक पूरा एनवलप आता है जिसके अंदर जितने लीडर्स हैं, जितने हाई वैल्यू लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन मिला, कहाँ गए, क्या हुआ, क्या उनके इंटरसेप्ट्स हैं, क्या उनकी इंटेलिजेंस, सारा एक शाम को लिफाफा आता है। आई एम श्योर यू नो दैट, स्पेशली इन द बॉर्डर स्टेट लाइक पंजाब। तो ब्रीफिंग तो रोज़ शाम को होती है, आता ही है। तो वो उनके रीजंस बड़े डिफरेंट थे, बट आई एम श्योर उन्होंने अलग अलग टाइम पे बातें रेज करी हैं। और आपको याद होगा, मैंने भी आलोचना करी थी उनकी, कि अगर ड्रोन आ रहे हैं, हथियार और वेपन्स आ रहे हैं, तो आप उसको ट्वीट ना कीजिए, आप होम मिनिस्ट्री में एक पूरा उसका डॉजियर बना के भेजिए कि ये पैटर्न है, ऐसे हो रहा है। तो उनके चुप रहने के वजूहत और थे। अब दूसरा आप कह रहे हैं कि सिद्धू बीजेपी में ठीक था और कांग्रेस में जाके खराब हो गया, तो सच्ची तो है, इसमें क्या डाउट है। ही इज़ अ ओवर एम्बिशियस मैन। और मैंने आज से 5 साल पहले कहा था कि ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ लीडर। और इन दैट प्रोसेस, उस रास्ते में जब वो चला, तो वो कहाँ इमरान खान के और बाजवा के गले पड़ा जाके, एंड हाउ हैज़ ही चेंज्ड। वो एक प्रोग्रेशन है, वो एक चेंज है जो हम सब ने देखा है, वी आर अ विटनेस टू इट। ऐसा नहीं है कि ये अचानक जो है वो सिक्का उछाला, एक बार जीता एक बार पट आ गया, ऐसा नहीं है। ये ट्रांजिशन है, ये धीरे धीरे बदला है और देखा है सारी दुनिया ने। इट वॉज फॉर एवरीबडी टू सी। आपने भी तो देखा ही होगा करतारपुर साहब में, जब वो पाकिस्तान में गया, मना करने के बावजूद, कैप्टन अमरिंदर सिंह की परमिशन नहीं थी उसके पास, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो उनके मुख्यमंत्री थे, एंड ही वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर, उनको मना किया गया था। ही स्टिल वेंट। जो इवेंट में उनको जाना चाहिए था वो इनॉग्रेशन की बात थी यहाँ पे इंडिया में, वहाँ पे जाना उसका बनता नहीं था। चाहे वो इमरान खान की स्वेरिंग इन हो विदाउट द परमिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चाहे वो उस साइड जाके जितनी उन्होंने बातें करी वो करने वाली बातें नहीं थी। तो ये ट्रांजिशन सबने देखी है। कपिल देव और गावस्कर नहीं गए। They were also invited. Kapil Dev and Gavaskar both were invited. They didn't go. They choose not to go. Yes. But मैं बता रहा हूँ, ये चेंज है, ये तब्दीली है, उसके अंदर वो परिवर्तन है, वो बदला है ये फैक्ट। और हमने, वी आर ऑल अ विटनेस टू इट, हम सबने देखा उसको बदलते हुए। देखो, 2 चीज़ों को आप क्लियरली कैटेगराइज कर लो। एवरी सिख लिविंग अब्रॉड मे नॉट बी एन NRI. A lot of them are citizens of that country. NRIs को लेके आपके एप्रीहेंशंस ठीक हैं, दैट नीड टू बी एड्रेस, दैट नीड टू बी करेक्टेड, उसके ऊपर काम करना चाहिए, कर भी रहे हैं। पर जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, वो जब तक आपके मुल्क के अंदर आके नहीं बोलते, तब तक आपको उनको इग्नोर करना चाहिए। बट वो कम्युनिटी के जब स्तर पे, जब गुरुद्वारों को यूज़ करते हैं, सी गुरुद्वारा साहब गुरु का है। When you say Gurudwara, Gurudwara literally translates in Guru da Dwar, दरवाजा। मैं कहना जी गुरु घर। When you enter Gurudwara Sahib, you are inside Guru घर। गुरु घर को if you use for political agendas, whether you are an Indian citizen, whether you are an NRI or you are a foreign citizen, अगर आप सिख हैं और आप गुरुद्वारे को गुरु घर ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ यूज़ कर रहे हो,
फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, चाहे वो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स हो या टू डिस्टेबलाइज इंडिया। आपकी नज़र से वो तीसरा मुल्क हो सकता है, हमारी नज़र से हमारा मुल्क है। इफ़ यू ट्राई टू डिस्टेबलाइज दैट, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। और वहाँ पे गुरुद्वारा साहब का मैंडेट क्या है? तुसी गुरु घर जाओ, उत्थे शब्द गुरबानी सुनो, उत्थे शब्द विचार सुनो, तुसी संगत च बैठो, तुसी पंगत च बैठो, लंगर छको, सेवा करो, एंड यू शुड कम बैक। गुरुद्वारे में बिठा के आप खालिस्तान के बैनर लगाए एंड आप भिंडरां वाले तुसी पोस्टर लाउंदे हैं, मतलब पोस्टर तो यू नॉट सपोज टू नो। दसम पिता ਦੇ बचन ने सब सिखन ਨੂੰ हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हाउ कैन यू क्रिएट ए 11th गुरु और 12th गुरु? दैट कैन नॉट हैपन। और आप एक ऐसी कंकॉक्टेड आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं विच हैज़ फेल्ड एंड विच विल इवेंचुअली ऑल्सो फेल। बट इन दैट प्रोसेस आप एक नस्ल को ब्रेन वॉश कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। आप बताइए ना कि वो जिन जिन बातों पे आप नेवर फॉरगेट 84 किसने किया था? हु वर द परपेट्रेटर्स ऑफ दैट क्राइम? सो destabilizing India is their agenda. Khalistan is their tool and they are using Gurdwara Sahibs as their premises. अगर इतनी तुम्हारे अंदर कुव्वत है, ताकत है, तुम लोग इतने पावरफुल हो, तो जाओ एक कम्युनिटी सेंटर बनाओ, एक हॉल बनाओ, उसका नाम रखो खालिस्तान जिंदाबाद हॉल, और उस हॉल में आप वहाँ पे लोगों को बुलाइए और सरमंच दीजिए। वाई आर यू ब्रेन वॉशिंग पीपल हु हैव कम टू द गुरु घर? उन्हां दी आस्था, जिहड़ा बंदा गुरुद्वारा साहब जांदा, उन्हां दी आस्था 10 गुरुआं च है। जिहड़ा बंदा गुरुद्वारा साहब जांदा, उहदी आस्था गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह च है। लोग उत्थे महाराज दा मत्था टिकण आउंदे आ। यू कलैक्ट पीपल एंड स्टार्ट रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट इंडिया। तुसीं खालिस्तान दी, पिंडां वाले दी, होर गल्लां तुसीं करन लग जांदे। सो नॉनसेंस। दैट इज नॉट योर मैंडेट। तो आपका मैंडेट आप कर ही नहीं सकते वो। इट्स अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ सिखी। जिन्नी सारी गल्लां कर रहे सी रमनीत भाजी, इस तो घटिया, इस तो बदतर गल नहीं हो सकती कोई जे तुसीं गुरुद्वारा साहिब नूं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਿੰਡਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਗਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ 100 ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ 100 ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਏ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। आपने करना है कुछ, गो हायर अ कन्वेंशन सेंटर। दैट्स ट्रू। कीजिए आप। नॉट इन गुरुद्वारा साहब। नॉट एट ऑल। दिस ये एक ऐसी चीज है वैभव विच द कम्युनिटी नीड्स टू थिंक अबाउट एंड डू, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। आई एम टेलिंग यू। लोगों ने आवाज चकनी शुरू करती है ऑलरेडी एंड पीपल विल रेज देयर वॉइस अगेन। Problem with us is like when things start backfiring us, then we realize that okay, it is not right way to go, and then we start thinking about it. So when we have time and when we should take precautionary measures, we are not thinking right. I'm saying this for all the community, all the people in India, not only Sikh people, but everybody should raise their voice against these kind of activities happening in our society, even in abroad. I mean, how can you put such a big hoarding of Bhindarwala in Gurdwara Sahib? Gurdwara Sahib is meant for prayers. You go there to, worship, listen to the Gurwani, do your seva. कि जी तुसी गुरुद्वारा साहब ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। दैट शुड नॉट बी अलाउड। और ब्रेक इंडिया, रेफरेंडम 2020, तो ऑल यू कांट डू दैट। ये तो बेद भी है, ये तो महाराज साहब की बेद भी है, तो गुरुद्वारा साहब की बेद भी है। एंड ये सारा कुछ दे आर डूइंग विद इंप्यूनिटी। क्यों? वो बदमाश ने, और डांगा चक लेंदे आ, किरपाना खिंच लेंदे आ, लोगों को कुटते मारते आ। सिख इतिहास च महाराजा रਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ने एक बार ये ऑर्डर करता सीगा कि भी तुसी दरबार साहब कन्नी मूँह करके तोपां दा तुसी गोले नहीं छड्डने। और वो दोज
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ, ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ में भी फायर नहीं करना। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਟੂਡੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਛਾਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਟੇਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, UK 'ਚ ਗਰੁੱਪਸ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ। एंड इन्होंने लोगों को उन्होंने उनके अपने इंटरेस्ट्स हैं, उनको सिक्खी से लेना नहीं है, उनको इंडिया से लेना, उनके अपने इंटरेस्ट्स हैं। That's true. ग्रीन बैक कहते हैं डॉलर्स, वो पैसे चाहिए, पैसे दे के जो मर्जी करा लो। ये एक दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट। गुरपतवंत पन्नू, सेल्फ स्टाइल्ड खालिस्तानी लीडर, यू नो ही इज अ पतित now, he's not a सुच्चा साबुत स्वरूप सिख नहीं है। गलवान के वक्त वो CCP को लिखता है, चाइना को चिट्ठी लिखता है कि वी सपोर्ट यू इन अगेंस्ट इंडियाज एग्रेशन, कि जैसे इंडिया इज अ एग्रेसर और चाइनीज आर अ विक्टिम और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि उन क्लैशेस दे विच, और जबकि उन क्लैशेस में भारत के रमनीक पाजी जो है वो पंजाबी बोलते पे ने फ्लो विच, तो ही प्रॉम्प्टेड इन बिटवीन की हिंदी। और मैं कहना चाहूँगा जो इस तो बढ़िया इंटरव्यू नहीं हो सकता, यू नो, ही हैव जस्ट हाईलाइटेड एवरी सिंगल पॉइंट हियर, एंड इवन ही इज नॉट हेजिटेंट टू टेक आउट द नेम आल्सो, यू नो, ही इज so blunt, he's so confident, he's so good. I respect him since way back, like since I start watching him in TV news and debates. I've been following his videos and all, but the way he is talking right now is legit, and I really appreciate. And we need more interviews like this in defensive offense and then other platforms also. So please let me know if you have seen any other content where Ramneek Singh Paji have spoken his heart out. So we will watch that content and we will react to it together. Right? Let's go ahead. नागरिक, भारत की सेना के सैनिक, जिनमें सिख सैनिक शामिल हैं, सिख सोल्जर्स also martyred to protect the territorial integrity of India. Yes, no doubt. भारत की बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए सिख भी मारे जाते हैं, वो भी शहादत देते हैं। और ये लोग इस तरीके के एक्ट करते हैं बिकॉज दे आर पपेट्स। अगर इफ़ दे आर स्लीपिंग इन बेड विद द ISI, तो उनको पैसा देने वाले चाइनीज़ हैं। और अब ये पाकिस्तानी और खालिस्तानियों का बाप कौन है, हमको आपको सब पता है, इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। पाकिस्तान भूखा नंगा है, पैसा चाइना दे रहा है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट खालिस्तानियों को पाकिस्तान दे रहा है। तो पैसा तो अब्बा हुजूर का आ रहा है ना, लाल झंडे वालों का। और इसीलिए वो लाल झंडे वाले यहाँ पे, डफली गैंग वाले यहाँ पे, खालिस्तानी बाहर और पाकिस्तानी, दे आर प्लेइंग इन हैंड्स ऑफ द चाइनीज टू डिस्टेबलाइज इंडिया। वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं, ये सारे कृत्य ही हैं। और इससे ज़्यादा एक्सपोजर क्या होगा इनका? करेक्ट। I really appreciate the efforts that Defensive Offense is putting in inviting such legends, such personalities who can speak so openly. मुझे लगता नहीं कि ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें 90s में और 80s में हुई होती तो शायद हिंदुस्तान किसी और जगह पे होता। हमसे पुरानी वाली जनरेशन्स जो है शायद वो इतना पॉलिटिक्स को नहीं समझते होंगे जितना कि आज का बच्चा समझता है, 15-16 साल का, 17 साल का बच्चा समझता है। क्यों? क्योंकि इस किस्म के लोग जो हैं बाहर आके बात कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, जो कि अच्छा है। पर सिर्फ सुन के रहना नहीं, हमें इन चीज़ों को गले के नीचे उतारना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो मुझे यार बहुत डर सा, एक अंदर से डराने वाला इंटरव्यू था ये, कि अगर आप अभी चौकन्ना नहीं होंगे तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत के 10 टुकड़े हो या 1000 टुकड़े हो। ये वो लोग हैं जो फिर पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच दे। मलविंदर सिंह मल्ली जो हैं वो एक न्यूज़
डिबेट के बाद, इंटरव्यू के बाद इनसे चाय पीते हुए ओपनली कहते हैं इस किस्म की बातें कि हम कश्मीर को इधर से अलग करेंगे, पंजाब को इधर से, साउथ को उधर से, नॉर्थ ईस्ट को उधर से, एंड दे आर ऑल प्लानिंग दीज थिंग्स। वो जो बंदा है मल्ली, वो नवजोत सिंह सिद्धू का मीडिया एडवाइज़र है। तकलीफ की बात ये है कि इस किस्म की मेंटालिटी रखने वाला बंदा, इस किस्म के प्रोपोगेंडा को सपोर्ट करने वाला बंदा जो है उन पॉलिटिकल लीडर्स का एडवाइज़र है, उनके पैनल में मौजूद है, जिसको अभी हमने चुना है। तो वही बात आ जाती है ना कि आप डिसाइड करें कि आपके लीडर कौन है, आपके हीरोज़ कौन है। नवजोत सिंह सिद्धू, मुझे लगता नहीं कि इस किस्म का ओवर एम्बिशियस बंदा जो है पॉलिटिक्स में रहना चाहिए। एटलीस्ट आप उसको जिताइए मत। बी केयरफुल। बहुत मज़ेदार वीडियो था यार। थैंक यू सो मच फॉर एडवाइजिंग मी एंड सजेस्टिंग मी दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी। आई नो दैट यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस वीडियो ऑलरेडी, बट एनीवेज जिसने नहीं देखा था ये वीडियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ देखा, और जिसने पहले देखा था आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा इस वीडियो को देखने की जहमत उठाई। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।